बात है 1998 की। इंडिया ने न्यूक्लियर धमाके करके पूरे दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान को हुई। उस समय के देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रियाद फोन लगाते हैं, क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के सामने फरियाद करते हैं। क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा अगर पाकिस्तान ने भी जवाबी न्यूक्लियर धमाके किए? क्योंकि उसके बाद आने वाले सैंक्शंस देश की आर्थिक कमर तोड़ देगा, यह बात तो तय थी। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते कितने गहरे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि पाकिस्तान के एटॉमिक टेस्ट के बाद सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को 50,000 बैरल तेल प्रतिदिन भेजे, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। पाकिस्तान सैंक्शन से बच पाया इसी तेल के वजह से। इस हफ्ते उसी नवाज शरीफ के छोटे भाई और पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद पहुंचते हैं। नई दिल्ली के साथ घमासान के कुछ ही महीने बाद अपने पुराने दोस्त के साथ एक ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट अब दोनों देशों के बीच में एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस कायम कर चुका है, जिसके बाद एक मुल्क पर हमला दोनों देशों पर वार माना जाएगा। वैसे नाटो तो हमने सुना था, पर ये इस्लामिक नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 30 यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का एक अलायंस है, ये मिलिट्री अलायंस। पर ये इस्लामिक कब से हो गया? और पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट इंडिया के लिए एक बुरी खबर क्यों है? आकाश बैनर्जी भाई साहब हैं, देशभक्त हैं, वो हमको तफसील में ये टॉपिक एक्सप्लोर करवाएंगे, तो आप इत्मीनान से सुनिएगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और भारत देश, हमारा देश भक्तों से तो भरा हुआ है ही, पर यहाँ कुछ अंध भक्त भी पाए जाते हैं जो वीडियो पर इस्लामिक टाइटल देखते ही कमेंट सेक्शन में आकर के गंद मचाते हैं, क्योंकि उनके अंदर नफरतें भरी हुई हैं। पर खैर, हमारा काम है आप तक सच पहुंचाना। अब इस दरमियान अगर किसी को मिर्चियां लग रही हैं तो लगती रहे, हमें क्या। पाकिस्तान, सऊदी, अमेरिका, यूरोप, इंडिया, सभी कंट्रीज से इस वीडियो का एक खास रिलेशन है। इसी वजह से ये कंटेंट बड़ा ही नायाब है, इम्पोर्टेंट है। डोंट मिस इट। So let's go for it. से तो बाकी दुनिया इसे इजरायली अटैक से सऊदीज को बचाने के लेंस से देख रही है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला का एक्सटेंशन माना जा रहा है। लेकिन अगर सोचिए, अगर दोहा के बीच में इजरायल हमला कर सकता है और अमेरिका का इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद अमेरिका कतर पर यह हमला होने देता है, तो भाई पूरे बाकी जो गल्फ के देश हैं वो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ काम तो करेंगे। लेकिन भारत के लिए यह स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट एक नई सरदर्दी बनकर आई है। न्यू दिल्ली के लिए अब यह सवाल अहम होता है कि कल मानिए एक बार फिर समय आता है जब भारत और पाकिस्तान जंग के मैदान में आमने सामने खड़े हो जाते हैं, क्रिकेट के पिच पर नहीं, असली मैदान में। तो क्या उसका साथ सऊदी अरेबिया फिर से देगा? और अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा तो इस स्थिति में उन 25 लाख भारतीयों का क्या होगा जो सऊदी अरेबिया में आज के डेट में काम करते हैं? इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढे, इस पर फोकस करें, आपको जल्दी से यह भी बता दूं कि यह डील हमारे लिए इस हफ्ते मिडिल ईस्ट से इकलौती बुरी खबर नहीं है। अब यह भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने भारत के लिए ईरान के चाहबार पोर्ट पर जो सैंक्शन एग्जेम्पशन था, सालों से जो एग्जेम्पशन चला आ रहा था, उसे अब खत्म कर दिया है। अभी तक अमेरिका ने भारत को इस पोर्ट पर सैंक्शन से राहत देके रखी थी, लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार ने मोदी को दोस्त बुलाते हुए उसी के पीठ पर फिर से खंजर भोग दिया है। अगर ये सैंक्शंस नहीं हटते हैं तो भारत का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट हो सकता है। मिडिल ईस्ट में भारत को बैक टू बैक झटके लगने के बाद अब सबको कम से कम यह पता चल गया है कि डिप्लोमेसी एक लीडर के लिए बर्थडे विशेस या अवार्ड्स या ऑनर्स या ग्रैंड वेलकम पर आकर खत्म नहीं होती है, बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग से आगे डिप्लोमेसी का मकसद होता है देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना। अनफॉर्चुनेटली भारत की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की पर्सनल पीआर मशीनरी बनकर रह गई है, जिसका खामियाजा अब पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है।
सोचो, जिस दिन व्हाट्सएप अंकल्स बुर्ज खलीफा पर हैप्पी बर्थडे मोदी जी वाले वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे थे, उसी दिन पड़ोस वाले देश में पाकिस्तानी लीडरशिप अपने एंटी इंडिया अलायंस को और मजबूत करता दिख रही थी। वो आज बाय द वे लेजर आईज भी आसपास नहीं दिखते हैं। पहले यूएस से बात नहीं बना पाए, फिर मिडिल ईस्ट से रिजेक्शन मिलने लगा, चाइना एससीओ में भी वो नहीं दिखे, और अब पाकिस्तान को आइसोलेट करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं हमारे जयशंकर जी। लेकिन माइक्रोफोन दे दो, इंस्टाग्राम के लिए बाइट बिल्कुल तैयार मिलेगी आपको। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were तो देशभक्त के आज के एपिसोड में कुछ कड़वे सच। सबसे पहले तो पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील को करीबी से समझने की कोशिश करेंगे। इस डील के पीछे जियोपॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है उसे देखने की कोशिश करेंगे, और क्यों आखिर सऊदी अरेबिया आज अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के पास जाने पर मजबूर हो गया है। भारत पर इस डील का क्या असर पड़ेगा, इंडिया सऊदी रिलेशंस इस डील से कैसे इंपैक्ट होंगे, और फिर फाइनली देखेंगे कि टैरिफ्स के बाद अमेरिका क्यों एक बार फिर भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, क्यों चाहबार पोर्ट पर सैंक्शंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है, और हां फाइनली क्या अमेरिका के बाद अब मिडिल ईस्ट भी भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। यह बात आज सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया था। पाकिस्तान के पास पैसा उतना था नहीं, लेकिन फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब अब्दुल कदीर खान ने एडवांस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी 1980s 1990s में सीक्रेटली पाकिस्तान के अंदर स्मगल कराया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रेड भी किया, इलीगल ट्रेड भी किया लिबिया जैसे, ईरान जैसे देशों के साथ। इन सब बातों को बाय द वे खान खुद मान चुके हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जिस बात की चर्चा कम होती है वो ये कि कैसे सऊदी पेट्रो डॉलर्स ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतने सालों से जिंदा रखा। इस बात का जिक्र खुद पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरल फिरोज खान ने अपने किताब ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब में खुद लिखा है। अमेरिका से एड और आईएमएफ से लोन की तो खूब बातें होती रहती हैं पाकिस्तान के संदर्भ में, लेकिन इसकी कम कि 1960 से ही पाकिस्तान को बेशुमार एड मिलता आया है सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान ने भी अपने थर्ड लार्जेस्ट सिटी का नाम बदलकर फैसलाबाद कर दिया इन ऑनर ऑफ किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया, और तभी से एक एक्सपेक्टेशन भी रही है कि दोनों सुन्नी मेजॉरिटी देश फाइनली एक मिलिट्री टाई भी स्थापित करेंगे, जो कि फाइनली इस हफ्ते एक्चुअली हो गया, जब पाकिस्तान के ऑल पावरफुल मिलिट्री चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस पैक्ट को फाइनलाइज किया, हस्ताक्षर किए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। अभी तक इस अग्रीमेंट के सारे डिटेल्स तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस पैक्ट की एक जो क्लॉज है ना, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, और वो क्लॉज है, एंड आई कोट, एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एज एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। ये क्लॉज बहुत हद तक नेटो के आर्टिकल 5 की तरह है, जहां अटैक ऑन वन को अटैक ऑन ऑल माना जाता है। इसीलिए इस नए पाकिस्तान सऊदी डील को भी इस्लामिक नेटो की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि बाकी अरब देशों के लिए भी ये डील, वो इस डील का हिस्सा बन सकते हैं, एंड आई कोट, द डोर्स आर नॉट क्लोज्ड। तो हो सकता है कि फ्यूचर में यूएई या कतर जैसे देश भी आने वाले टाइम में इस डील का एक हिस्सा बन जाएं, जैसे सही मायनों में आप कह सकते हो एक इस्लामिक या अरब वर्जन ऑफ नेटो पैदा हो सकता है। एक और चीज, जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस डील के बाद सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर डिटेरेंस का भी उपयोग करेगा? क्या इस डील से पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया तक भी पहुंच जाएगा, कवर करेगा? वेल, अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। दोनों देशों के टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि इस डील के तहत एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हर अवेलेबल कैपेसिटी कैपेबिलिटी को यूज किया जाएगा। तो जब तक कोई ऑफिशियल डिनायल नहीं आता है, ये बात तो सेफ टू अज्यूम है कि यह डील न्यूक्लियर प्रोटेक्शन में को भी इंप्लिसिट मानता है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन भी दशकों से चले आया है। सऊदी अरेबिया उन पहले मुल्कों में से है जिसने पाकिस्तान को अगस्त 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत रिकॉग्नाइज किया।
1951 में दोनों मुल्कों ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की, जिससे दोनों देशों के बीच में दशकों तक स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है उसकी फाउंडेशन रखी गई। इस बीच कई दशकों से पाकिस्तानी फोर्सेस कई बार सऊदी में डिप्लॉय किए जा चुके हैं, सऊदी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो 1967 से पाकिस्तान ने 8000 से ज्यादा सऊदीज को ट्रेन किया है। 1979 के ग्रैंड मॉस्क सीजर के बाद यह मिलिट्री टाइज और गहरे हो जाते हैं, जब पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस ने सऊदी ट्रूप्स के साथ मिलकर मस्जिद अल हरम में जो कंट्रोल था उसको री एस्टैब्लिश करने में उनकी मदद की। कुछ ही सालों के बाद 1982 में दोनों देशों के बीच में बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया, जिससे ट्रेनिंग, एडवाइजरी सपोर्ट और सऊदी सॉइल पर पाकिस्तानी डिप्लॉयमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। इसके बाद कुछ इंस्टेंसेस में तो 20,000 तक पाकिस्तानी ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में स्टेशन रहे हैं। सऊदी अरेबिया आज पाकिस्तान मेड आर्म्स का भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर बन चुका है। लेकिन ये जो नया डिफेंस पैक्ट है, ये पाकिस्तान और सऊदी के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस थे उसको सिर्फ एडवांस नहीं करता है, ये कुछ अलग ही चीज है। ये डील एक ऐसे समय पर आता है जब मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी सिचुएशन एक्चुअली कोलैप्स कर रहा है। समझाता हूं कैसे। आज इजराइल मिडिल ईस्ट में जहां चाहे जब चाहे किसी को भी अटैक कर रहा है। ईरान हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, कतर हो गया, हर जगह इजरायली जेट्स और मिसाइल्स अटैक कर पा रहे हैं। अब इन देशों की अपनी जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सब कुछ इग्नोर करके बस इजराइल एक बुली की तरह बिहेव कर रहा है। वही अमेरिका जो सालों से नहीं दशकों से मिडिल ईस्ट में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर माने पीस मेकर बनकर खड़ा था, आज वो अमेरिका इजराइल को इन इलीगल अटैक्स को करने दे रहा है, या तो इग्नोर कर रहा है या तो उन्हें चुपचाप सपोर्ट भी कर रहा है। यूएस का ये जो ब्लाइंड सपोर्ट टू इजराइल है, अब इसके पीछे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीजंस है। इसके बारे में हमने आपको एक अलग एपिसोड बना के ये बात समझाई है, टाइम मिले तो देख लीजिएगा। लेकिन वजह जो भी हो, हां, और यूएसए की चुप्पी की वजह जो भी हो, सच तो यही है कि मिडिल ईस्ट में आज कहीं भी कभी भी इजराइल अटैक कर सकता है। हमास का एक एक्सक्यूज है, बहाना है। और इस रीजन में 40 से 50,000 ट्रूप स्टेशन होने के बावजूद यूएस अपने अरब एलाइज की मदद करने के लिए आगे नहीं आ पा रहा है या आना नहीं चाहता है। अब ऐसे में देशों को अपनी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम तो खुद ही करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली सालों से अपने देश से ज्यादा अपने पावर को प्रोटेक्ट करने पर फोकस्ड रही है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए यूएस तो है ही है। अब ऐसे में सऊदी और बाकी अरब किंगडम्स ने बेशुमार पैसा होने के बावजूद कभी मिलिट्री पावर पर फोकस नहीं किया, या यूं कह लीजिए यूएस ने उन्हें फोकस करने भी नहीं दिया, कहा हम तो हैं, आप कुछ मत करो। वहीं पाकिस्तान बाकी मुस्लिम देशों से अलग सिंगल माइंडेडली भारत को चैलेंज करने के लिए अपने मिलिट्री पर फोकस करते आया है। भले ही देश की इकोनॉमी की हालत टाइट हो जाए, लोगों को दिक्कतें झेलना पड़े, लोगों के पास खाने को ना हो, लेकिन मिसाइल होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, एटम बम होना चाहिए। ऐसे में आज पाकिस्तान को आईएमएफ लोन पर लोन मिले जा रहा है उसे बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो इस्लामिक वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर बनकर उभरा है। सऊदी जैसे देश सालों से पाकिस्तान को पैसे और लोन देकर डिफॉल्ट से बचाते आए हैं। अब पाकिस्तान की बारी है टू रिटर्न द फेवर। सऊदी लीडर्स ने हमेशा से ही यह माना है कि ईरान की तरह उन्हें मिसाइल और एटॉमिक पावर में इन्वेस्ट करने की जरूरत डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो यह सब पाकिस्तान से वो आराम से खरीद सकता है या लोन पर ले सकता है। 1999 में सऊदी अरेबिया के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट्स का दौरा करते हैं और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज उनके देश के साथ भी शेयर किया जाए। टू इट्स क्रेडिट, इस्लामाबाद ने ऐसे रिक्वेस्ट को बार बार टाला जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी अरेबिया का असली प्लान कुछ अलग है। यह जो इकोनॉमिक सपोर्ट जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, यह इस बात को गारंटी करता है कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब को भाड़े पर ले सकते हैं। आज अगर ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अगर इजराइल बेलगाम बमबारी कर रहा है, तो सऊदी अरेबिया को भी लंबे रेस की तैयारी करनी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया तो अपनी लॉन्ग टर्म तैयारी कर रहा है, अब समझते हैं कि हमें भी क्यों तैयारी करने की दरकार है। आज भारत और देशवासियों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि कल अगर एंटी टेरर ऑपरेशंस के चलते हम दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे, युद्ध होगा, तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के तरफ हो जाएगा, उसके साथ खड़ा हो जाएगा, भारत के खिलाफ हमला कर देगा?
क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ हमेशा अच्छे पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स मेंटेन किए हैं दशकों से। इंडिया और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स में एक दूसरे को गिनते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमारा बायलैटरल ट्रेड $43 बिलियन रह चुका है, जिसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स 12 बिलियन के रह चुके हैं, इंपोर्ट्स 32 बिलियन पर। इसके अलावा आज सऊदी अरेबिया में लगभग 25 लाख भारतीय रहते हैं, जो अब वहां की इकोनॉमी, वहां के डेली लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुके हैं। जनवरी 2006 में किंग अब्दुल्ला का इंडिया विजिट दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक माना जाता है। फिर 2010 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रियाद के दौरे पर जाते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी तगड़ी हो जाती है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने भी सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए जी जान कोशिश की है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी रियाद जाते हैं तो किंग सलमान ने उनको उनके किंगडम का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर भी उससे भी सम्मानित किया। इस साल 22 अप्रैल पहलगाम अटैक के टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया में थे और उनके सऊदी होस्ट ने तुरंत इस इंसिडेंट को कंडेम किया। बाद में सऊदी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत में एक अनअनाउंस्ड ट्रिप भी किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में दशकों की काफी क्लोज पार्टनरशिप रिलेशनशिप रह चुकी है, लेकिन यह बात भी सच है कि बीते कुछ सालों में भारत सरकार ने भी सऊदी अरेबिया के साथ एक इंडिपेंडेंट बायलैटरल रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की है। ऐसे में फॉरेन एम्बेसडर्स, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही ट्रीटी में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़े होने की कस्में वादे खाए, लेकिन जब बात सच में भारत पाकिस्तान के बीच में आएगी, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की आएगी, तो शायद सऊदी अरेबिया अपने वादों पर अमल ना उतरे। भारत सरकार का कहना है कि भाई उसे तो पाकिस्तान और सऊदी के बीच में ये जो डिस्कशन हो रहा था, ये ट्रीटी के बारे में पहले से ही मालूम था और आज भी भारत सरकार इसके इंप्लीकेशंस को अभी स्टडी कर रही है। लेकिन जब तक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री अपनी पढ़ाई पूरी करती है तो हमने सोचा कि हम भी उनको उनका थोड़ा रिपोर्ट कार्ड अभी तक का बता देते हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद भी एक भी बड़ा देश सामने नहीं आया है यह कहने के लिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के साथ खड़े हुए हैं। टेरर को सबने कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान की कड़ी निंदा किसी ने नहीं की। उधर पाकिस्तान को पहले ही तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों ने अपना अनइक्विवोकल समर्थन दिया और साथ ही में अब यूएस और फाइनली सऊदी अरेबिया जैसे देश उसके और नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जिस पाकिस्तान को दुनिया में नेम और शेम करके टेरर के मुद्दे पर आइसोलेट करना था, आज वही उल्टा इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज्यादा इंटीग्रेट हो गया है। वहीं भारत जो सालों से सबका पार्टनर रह चुका है, एक अच्छी क्रेडिबिलिटी रख चुका है, ऊपर से आज अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है उसी भारत पर, हमारे पोर्ट्स पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, हमें बेमन अपने सबसे बड़े दुश्मन चाइना के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। और आस पड़ोस की बात ना ही करे तो बेहतर होगा है। पहले बांग्लादेश से दूरी, अब थैंक्स टू मोदी जी एंड गोदी मीडिया नेपाल के लोग भी थू थू कर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां अपना दिखा रहे हैं। अब ऐसे में यह सीधा सीधा लेजर आइज का फेलियर नहीं है तो और क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी डिप्लोमेसी में जब आपका एम ही हो कि सिग्मा रील्स बनाना है, मोदी जी की पर्सनल ब्रांडिंग और पीआर करनी है, वहां नेशनल इंटरेस्ट के लिए, देश के लिए जगह कहां बचती है भाई। आज दुनिया को भी पता चल चुका है कि भारत को कोई रियल कंसेशन देने की जरूरत नहीं है। बस मोदी जी को अवार्ड दे दो, जयशंकर साहब को रील्स बनाने को दे दो, ग्रैंड वेलकम कर दो, फोटो ऑप करा दो, हाउडी मोदी टाइप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दो, प्रवासी भारतीयों को थोड़ा एड्रेस कर दो, भारत खुश हो जाएगा। ऐसे में एक जो रियल पार्टनरशिप होता है, रियल इंफ्लुएंस जो दिखाना होता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। इसी लॉलीपॉप डिप्लोमेसी में सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसी हफ्ते वो बात भी सामने आ गई, जहां प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे विश करके यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से एक बार गोदी मीडिया के फौफा बन जाते हैं। सारे लोग अब टैरिफ्स में रिडक्शन की बात करने लगते हैं, कहते हैं अब तो ट्रेड डील हो ही गया। वहीं उसी समय पीछे से अमेरिका ने इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पोर्ट पर सैंक्शंस अनाउंस कर दिए। इस हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स ने यह ऐलान कर दिया कि 29 सितंबर को ईरान के चाहबार पोर्ट्स के लिए सैंक्शंस वेवर अब रिवोक कर दिए जाएंगे। इससे भारत को मिली 7 साल पुरानी एग्जेम्पशन को खत्म कर देने की बात हो रही है। अब इंडिया के लिए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए एक क्रिटिकल रास्ता ब्लॉक हो जाएगा।
2018 का वेवर इंडिया के लिए चाबार पोर्ट को ऑपरेट करने का एक लीगल शील्ड था। इसी लीगल कवर के भरोसे नई दिल्ली ने एक लॉन्ग टर्म लीज अग्रीमेंट भी पिछले ही साल साइन किया था, जिससे भारत सरकार की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड या आईपीजीएल को 10 साल के लिए इस पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए एक परमिशन मिला, अधिकार मिला। पाकिस्तान से ट्रेड वैसे में ही ठप है। ऐसे में चाबार पोर्ट हमारे लिए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए एक की रूट था। इसके ऊपर चाबार हमारे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी एक अहम हिस्सा था। पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट वेंचर ग्वादार पोर्ट का एक रीजनल काउंटरवेट भी यही था। तो यूएस का एक झटका भारत की फॉरेन पॉलिसी मल्टीपल लेवल्स पर कैसे तहस नहस कर सकती है, यह हमने इस हफ्ते देखा। वैसे तो यह सीधा सीधा यूएस का भारत पर प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है, यह बात मैं मानता हूं, क्योंकि भाई ट्रेड डील फिर से शुरू होने वाले हैं, निगोशिएशंस फिर से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में इंडिया से मैक्सिमम कंसेशंस कैसे लिए जाएं, चलो हम यहां भी सैंक्शंस लगाने की बात कर देते हैं, वेवर हटाने की बात कर देते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, यूएसए ऐसी धमकियां हमें दे क्यों पा रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है, इंटरनलाइज करने की जरूरत है, डिनायल मोड में नहीं रहना है। यूएस इतनी कन्वीनियंटली ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसे पता है कि भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरफ हमारे पास चाइना है, $100 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, वो देश जो हमें खा जाएगा, हमारे देश के कुछ हिस्सों को, टुकड़ों को खाकर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ हमारे पास यूएसए है, अब या तो हम अपने मार्केट्स खोलें उनके लिए, या तो फिर वो और सैंक्शन लगाए। चाइना के तरह हमारे पास वो पावर, वो शक्ति, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि हम भी यूएसए के ऊपर उल्टा टैरिफ अनाउंस कर दे। तो ट्रंप मोदी को अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है, अपना दोस्त बोल रहा है, पीछे से छुरा भी भोंक रहा है, और तब तक भोंकता रहेगा जब तक भारत उसकी बात ना मानेगा। लेकिन इसके बीच में पूरा जो मिडिल ईस्ट वो हमारे हाथ से कैसे फिसल रहा है, और पाकिस्तान के टेरर टैप के बावजूद वो कैसे आज पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट पे बैठा हुआ है, ये हमें अब दिखने को लगा है। चाइना हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएसए हो, सबके साथ संबंध अच्छे बना के रखे हैं, सबके पास से मदद निकाल रहे हैं, और यहां जयशंकर जी के लेजर आइज पाकिस्तान के इस डिप्लोमेसी को रोकने में असफल रहे हैं। क्या अब भी हम कोई ठोस कदम ले पाएंगे? क्या अब भी हम पाकिस्तान के खेल को एक्सपोज कर पाएंगे, या फिर चलिए रील्स पर रील्स बनती रहेंगी? नहीं तो एक्सट्रीमली अड्रेसिंग वीडियो इट वॉज। ये मोदी जी का एक्स्ट्रा हंस हंस के विदेशों में जाकर के वहां के मंत्रियों से गले लगना, वो भी जबरदस्ती का, हाथ मिलाना, ये सब एक बहुत बड़ा फेलियर प्रूफ हो गया है। मोदी जी ने, गोदी मीडिया ने, ये लेजर आइज वाले जयशंकर जी ने सब कुछ किया मोदी की अच्छी इमेज बनाने के लिए। इंडिया के लिए कुछ नहीं किया गया, हमारे भारत देश के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए, देश को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। हमने मिडिल ईस्ट को इसलिए खो दिया क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो ये जो जेनोसाइड चल रहा है ना, फलस्तीनी बच्चों का, वहां के बुजुर्गों का, औरतों, आदमियों का, उसको गलत ठहराने की जगह चुप्पी साध ली, जो कि नहीं करना चाहिए था। उनसे लड़ना हमारा कर्तव्य था, पैलेस्टीन को सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य था। और एज एन इंडियन आई रियली सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट मुस्लिम कंट्रीज टेकिंग स्टेप्स टू काउंटर दिस इजरायली अग्रेशन। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो जो मीम था ना कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, वो मीम बड़ा मिस कर रहे हैं आज हम। वैसे ये वीडियो ना दुखी कर देने वाला था और सच्चाई से अवगत करवा देने वाला था, तो जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि जागरूकता हमारे देश में बढ़े और मोदी से देश का पल्ला झड़े। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।